आ चुका हूं, है ना। और मैं बोलता था कि सरल लोलक का कुछ ना कुछ आता है ना। पिछले साल सरल लोलक का व्यंजक आया था, इस बार हो सकता है कि सरल लोलक का ही आए पर विमी विधि से आ जाए, तो विमी विधि से फिर ऐसा करना होगा। ठीक है, तो मैं बताया था कि प्रश्न को समझना है अच्छे से। तो चलिए इसको देखिए, ये है उदाहरण 1.5। एक सरल लोलक पर विचार कीजिए जिसमें गोलक एक धागे से बांध कर लटकाया गया है। गोलक का मतलब है ये, सरल लोलक में एक धागा होता है, नीचे जो झूलता है गोला, उसको क्या बोलते हैं? गोलक बोलते हैं। जो गुरुत्व बल के अधीन दोलन कर रहा है, माने पेंडुलम है। सरल लोलक का मतलब क्या है? पेंडुलम। ये इधर उधर हिल रहा है। मान लीजिए इस लोलक का दोलन काल इसकी लंबाई L पर, गोलक के द्रव्यमान M पर, गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो विमी विधि का उपयोग करके इसके दोलन काल के लिए सूत्र को स्थापित करिए। इस तरह का सवाल है। ठीक है, तो हम यहां सीधे लिख रहे हैं, थोड़ा सा छोटा करके। तो मैं लिख देता हूं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है कि जो दोलन काल है वो निर्भर करता है, किस किस पर निर्भर करता है इसमें देखते जाओ। शुरू में किस पर है? लंबाई, तो यहां पर मैं लिख दिया लंबाई। ठीक है, और किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान, ये मैं लिख दिया M। उनका संकेत लिखना। और किस पर निर्भरता है? गुरुत्वीय त्वरण, ये मैं लिख दिया G। ठीक है, इनकी घातों को अपने से यहाँ एक में X, एक में Y और एक में क्या लिख लेंगे? Z लिख लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न कहता कि दोलन काल लंबाई पर, द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो इस तरह से निर्भर करता है, उसको गणित की भाषा में ऐसा लिख देंगे। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो ये हमारे पास बराबर लग जाएगा। एक नीतांक लिख देते हैं, क्या? K। तो हमारे पास क्या आएगा? LX, ये हो गया MY और ये हो गया GZ। समझ में आ गया? इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में विमा लेने पर, दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे? विमा। तो जब विमा लेंगे तो इसकी जो विमा है ये क्या बनेगी? M0 L0 T। इस तरह से, हाँ टिक में इसमें 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लिख दूं क्या? हाँ, ये चलो लिख दिया इसको। ठीक है, के नीतांक है, इसकी बीमा वाला भी नहीं बताता। उसकी जो है ना सीमाएं हैं, बीमा विश्लेषण की सीमाएं हैं कि नीतांकों की बीमा हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो मान लेते हैं कि के क्या है? बीमाहीन है। इसके बाद यहाँ पर क्या है? लंबाई। लंबाई के लिए क्या होता है? L। इसकी घात कितनी है? X। X लिख दिए, बस लिखते जाना है। द्रव्यमान का कितना होता है? M। और इसकी घात कितनी है? Y। और इसके बाद यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है? LT-2 और ये क्या है? Z। इसको अब बार बार नहीं लिखेंगे, इसी बराबर के नीचे लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो बाहर की घातें हैं, कोठा के भीतर इंतजार कर रही हैं बाहर, उसको अंदर डाल देते हैं। तो जब ये अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? L की घात X बाहर, है ना। ये Y इसके साथ हो जाएगा तो M की घात क्या हो जाएगा? Y। और यहाँ पर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? L की घात Z और T की घात माइनस क्या हो गया? 2Z। ये Z का इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी गुणा होगा। इतना समझ में आ गया? अगले स्टेप में देख लेते हैं। ये बराबर लगा दिया हूं, माने इस इधर ये लिखा हुआ है। तो अब इनको एक कमरे में बंद करते हैं, अलग अलग है ना इनका। हाँ, इनको भी ठंडी लग रही है। तो यहाँ पर देखो, पहले जो क्रम होता है उसके हिसाब से पहले M लिख लेते हैं ना, MLT के हिसाब से। तो M क्या है? हाँ, M की घात क्या हो गई? Y। इसके बाद L वालों भी पढ़ते हैं। तो यहाँ L की घात कितनी है? X। यहाँ L की घात कितनी है? Z। ठीक है, तो 2 बार L नहीं लिखना है, एक बार लिख के X प्लस Z, ऐसा हो जाएगा, है ना। एक जैसे हो आधार, इसको आधार बोलते हैं, तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं इस नियम से। अब T और कहीं है क्या? एक ही है, तो T की घात कितनी है? -2Z। इस तरह से ये हो गया। क्लियर हो गया? हाँ, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इनके विमाओं की तुलना करेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं
विमाओं की तुलना करने पर। ठीक है, अब तुलना करेंगे तो m का m के साथ, l का l के साथ और t का t के साथ। तो यहां m का इसके साथ क्या है y, तो यहां लिख दिया y। इसमें भी m जाओ जो शुरू में दिया है, इसका कितना है 0, m के साथ क्या है 0, तो y बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब इसमें l वाला देखो, l के साथ क्या लिखा है x प्लस जेड, तो ये लिख दिया x प्लस जेड, और यहाँ l के साथ देखो क्या लिखा है यार l वाला, ये क्या लिखा है 0, तो यहाँ पर क्या कर दिए 0। इसके बाद हम इसके t के साथ भी देख लेते हैं, तो t के साथ क्या लिखा है -2z, और यहाँ पर t के साथ क्या लिखा है यार, ये देखो t के साथ इसकी घात क्या लिखी 1, तो यहाँ पर क्या हो गया 1। तो ये y का मान तो आपको पता हो गया कि y बराबर कितना है 0 है। इससे हम z का निकालेंगे तो z बराबर -1/2, ये हमको z का भी मान पता चल गया। यदि इसमें रख दें z का तो किसका निकल आएगा x का, है ना। तो इसी के आगे मैं कर देता हूं, यहां पर x लिख दिया प्लस लिख दिया, और यहां z का मान -1/2 बराबर क्या लिख दिया 0। समझ में आया, ये z है, z का मान ये है, तो यहां पर z का मान रख दिए। आगे मैं इसका पक्षांतर कर देता हूं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ये इस तरह से x का मान आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, x y z का मान रखने पर। ठीक है, कहाँ रखेंगे, जो ये सूत्र है इसमें रख देंगे। तो यहां पर मैं रखता हूं, ये लिख दिया t, t के बाद क्या लिखा है k, तो यहां पर क्या लिख दिया मैं k। इसके बाद क्या लिखा है l, तो ये मैं लिख दिया l। फिर उसकी घात में क्या लिखा है x, x का मान कितना था यार, x का मान कितना है 1/2, तो 1/2। फिर यहां पर m, तो m की घात y है, तो इसका y का मान कितना है 0। फिर यहाँ g है, g की घात कितनी है z, ये हो जाएगा -1/2। समझ में आ गया। आगे और देख लेते हैं, तो मैं ये k लिख दिया, l की घात 1/2 और g की घात क्या हो गई 1/2। क्या क्या हुआ इसमें देखो, m की घात 0 है, जिस संख्या की घात 0 हो उसका मान 1 होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये इसकी घात किस में है माइनस में, यदि बटे में लिखोगे तो क्या हो जाएगा प्लस में। समझ में आ गया। आगे और बढ़ते हैं, तो ये k में लिख दिया, l और g इनकी घात मिला के क्या है 1/2, इसमें भी घात 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, इकट्ठा करके 1/2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास k = अंडर रूट, 1/2 घाट को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट, ये क्या हो गया L/G। तो इस तरह से t का सूत्र क्या आ गया, t बराबर फाइनली हम लिख सकते हैं, t बराबर हमारे पास आया k √ L/G। वैसे तो इसके सूत्र में 2π होता है, k का मान क्या है 2π, तो इसमें 2π लिखने की जरूरत